What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए पहले कितनी प्यारी है. All of us do not have equal talent, yet all of us have an equal opportunity to develop our talents. तो यार अगर आप दो चीजों को कंपेयर करें, दो आदमियों को कंपेयर कीजिए. एक तो होता है कुम्हार एक साइड में और एक साइड में होता है बढ़ई. ठीक है ना? तो जो कुम्हार और बढ़ई होता है, दोनों कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को एक ऐसी ऐसी शेप दे देता है कि आप देख के आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएगी कि क्या क्या बना दिया है मिट्टी से बंदे ने. इसी तरीके से अगर बढ़ई को देखे, एक नॉर्मल सी लकड़ी होती है और किस तरीके से शेप देके कहीं चेयर कहीं टेबल पता नहीं क्या क्या बना देते हैं. तो ये टैलेंट है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया है. इन्होंने ये टैलेंट यहीं पे धरती पर आकर ही डेवलप किया है अपना. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने टैलेंट डेवलप किया है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा. मतलब कोई भी ऐसा काम, वो काम पहचानिए जिस काम को आप पूरे दिन कर सकते हैं बिना थके बिना हारे, और लगे रह सकते हैं और फुल इंजॉय कर सकते हैं उस काम को. तो उस काम को पहचानिए, और अगर उस काम को हो सकता है उसमें अपॉर्चुनिटी खोजिए. अगर आप उसको अपना करियर बना सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए. ठीक है? तो अगर आपने अपने काम से प्यार करना सीख लिया, तो फिर आप जानती हैं कि प्यार में कितनी ताकत होती है, क्या क्या करा देता है प्यार. ठीक है? तो आइए अब देख लेते हैं. तो अब तक हम टोटल 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. उन 11 लेक्चर में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. तो आज हमारा 12th लेक्चर है और इस 12th लेक्चर में हम 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है? एक बार देख लीजिए अब तक कंप्लीट क्या क्या किया है एक सेकंड में. ये फर्स्ट सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें ये वाला चैप्टर. सेकंड सेक्शन में भी हम ये वाले सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स. तो इस वाले चैप्टर में देखिए क्या क्या है कंप्लीट. ये वाला है एट चैप्टर. ठीक है ना? तो एट्थ चैप्टर है ये. इस एट्थ चैप्टर में ये सारी चीजें हम लोग कवर करके चलेंगे. ये सारा जो भी दे रखा है टोटली कवर करेंगे हम अच्छे से. अगर आप चैप्टर का नाम ढंग से पढ़े तो लिखा है रिव्यू. मतलब रिव्यू दिया गया है यहाँ पे सब चीजों का. कोई भी चीज यहाँ पे डीप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग. सब चीजों का आपको रिव्यू मिलेगा. आप लोगों को अपनी पूरी जो इकोनॉमी है हमारी, उसका एक होलिस्टिक रिव्यू मिलेगा. आप चीजों को समझ पाएंगे कि एक ओवरऑल में हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, कौन सी चीज में क्या ग्रोथ है, कहाँ पे कौन सा प्राइस है, क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, कौन सा हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एग्रीकल्चर में कहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, कहाँ पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, सर्विस सेक्टर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इस वाले में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, और ये वाला भी एक अच्छा पोर्शन है. तो ये तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आप लोगों को कई सारी चीजें जो आज तक जितनी भी सबमिट हुई हैं वो सारी चीजें देखने को मिलेगी. और उसके बाद में हम फिर 4 स्कीम्स भी इन्होंने दी है इसी चैप्टर में. सबसे लास्ट में फिर 4 स्कीम्स देखेंगे, उन 4 स्कीम्स की कौन कौन से एरिया में वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो वो सारा हम इस चैप्टर के जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे पूरा उस चैप्टर को देखते चलेंगे हम. ठीक है? आइए अब स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट होता है. फर्स्ट इसका पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये सीएसओ जो लिखा हुआ है पूरे चैप्टर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा. ठीक है? जो सीएसओ का पूरा नाम होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस. ठीक है ना? तो ये सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है. तो गवर्नमेंट एजेंसी ये अंडर किसकी होती है, ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. याद रखिएगा इसको, इसके अंडर ये सीएसओ रहता है. ठीक है? तो देखिए, अब नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं तो क्या होता है, आप लोगों को अगर बिल्कुल ग्राउंड पे ले जाऊं, तो बिल्कुल ग्राउंड पे जाने के बाद में आप लोगों को गांव लेवल में पटवारी मिलते होंगे. ठीक है ना? पटवारी को आप सभी लोग जानते होंगे, जो ग्राउंड ग्राउंड में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है. तो जो पटवारी होता है वो क्या करता है, जो गांव में खेतों में जितनी भी किसके किस एरिया में कितनी खेती हो रही है, इस एरिया में कितना गन्ना हो रहा है, कितनी दाल हो रही है, ये सारी चीजें हैं जो उसका ब्यौरा दिया जाता है, वो पटवारी के द्वारा दिया जाता है, जिसको आप लेखपाल भी बोलते हैं अपने वाले एरिया में. ठीक है ना? देखिए, अलग अलग एरिया में इसका नाम अलग अलग है. ठीक है? तो मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ. मैं जो कई एरिया में इसको लेखपाल भी बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं, तो इसी के कई सारे नाम होते हैं. तो जो लेखपाल होता है तो वो यही काम करता है कि कौन कौन से एरिया में कितनी उपज हो रही है, कितनी पैदावार हो रही है, तो वो यहाँ से उन सारे डेटाज को इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाता है. तो वो जो डेटाज होता है, फिर आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद में क्या होता है, सेंसस आता है हमारा. उसमें क्या होता है, सारे टीचर्स डेटा इकट्ठा करते हैं घर जा जाके. आपकी कितनी इनकम है, आपके घर में क्या क्या साधन है, कौन कौन आपके घर में इंसान है, कौन कौन क्या जॉब वगैरह करता है. तो ये जो डेटाज इकट्ठा किया जाता है, वो डेटाज इकट्ठा किया जाता है, तो सारा इस तरीके का डेटा जो इकट्ठा किया जाता है वो सारा ऊपर जब पहुंचता है मिनिस्ट्री तक, तो ये ग्राउंड लेवल से यहाँ से निकल के आता है. ठीक है?
तो अब यहाँ पे नीचे क्या बोला है यहाँ पे, अब देखिए ये सीएसओ के तहत जो एक ग्रोथ रेट निकल के आया है वो 7.1 निकल के आया है, ठीक है। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट निकल के आया है, जीडीपी तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं। जीडीपी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में विद इन 1 ईयर जितनी गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस, तो उसको जीडीपी कहते हैं उस एरिया की। अब वो किस भी एरिया के निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस तरीके से उसको जीडीपी बोलते थे। वैसे नेशनल लेवल पे इसको जीडीपी बोलते हैं, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट जीडीपी आ जाती है, और कई सारे और भी इंडिकेटर होते हैं जो आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिव्यू लिया गया है, तो रिव्यू सबका दिया है इन्होंने, एग्रीकल्चर और उसके साथ में अलाइड सेक्टर, ये हो गया। इसके बाद में फिर ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फिर माइनिंग एंड क्यूरिंग वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो ये सारा फिर सर्विस सेक्टर हो गया। तो सारा इनका ओवरव्यू क्या क्या है वो आप लोगों को एक आगे जो है एक टेबल के थ्रू इन लोगों ने समझाया है। ये यहाँ पे ये टेबल दे रखे हैं इन्होंने कंप्लीट, जिसमें सारी चीजें इन्होंने कवर की है। ये देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, सर्विसेज हो गया, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ प्रॉपर वे में कवर कर रखी है। तो इसको भी हम प्रॉपर वे में सारे को देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले किस चीज की बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले बात किसी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर एक अलग चीज होती है, एलाइड सेक्टर होता है उसके साथ में मिले जुले जो सेक्टर होते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड रहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, उनको एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर कहते हैं। अब एक बार एलाइड सेक्टर आप लोग देख ही लीजिए, आप लोगों की समझ में ज्यादा आ जाएगा। ये देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिर फिशिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, सेरीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वगैरह प्रोड्यूस करना, हॉर्टिकल्चर आप लोग कह सकते हैं बागवानी अगर नॉर्मल तरीके से देखें। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से आप गेहूं लगा लीजिए, गेहूं से आप ब्रेड वगैरह बना देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री वैसी जैसे मदर डेयरीज वगैरह होती है। तो ये सारे एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर बोल देते हैं इन सबको, ठीक है। तो ये दोनों की बातें कर रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर की बात कर रहा है। तो इन दोनों में एक ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें एक ग्रोथ देखने को मिला है दोनों में। और सबसे बड़ी बात जो रहती है हमारे यहाँ पे क्या होता है, मानसून। मानसून के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है, हमारी जो मानसून होता है उसी के ऊपर हमारी सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, जब आगे डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से मानसून आता है हमारी कंट्री में, तो वो वाला पोर्शन आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो उसी से हमारे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वर्षा होती है और बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हम इसके ऊपर। ओके, अब एक बार यहाँ पे इसमें देख लीजिए आप लोग टेबल में, यहाँ पे देख रहे हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। तो ये हाफ, पहले यहाँ तक तो ये यहाँ तक की काम हो गया। फिर इसके आगे अगर देखा जाए हम 2016-17 का हाफ वन और हाफ टू की बात कर रहे हैं, तो लास्ट में जाके लगभग इतना हो गया 5.2%, जो कि कभी नहीं रहा इतना ज्यादा। तो याद रखने वाला है, क्योंकि देखिए हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर एग्रीकल्चर में हमारी इनकम बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, तो फिर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज का देखिए, इंडस्ट्रीज में कम आया है, इंडस्ट्रीज में देखिए कितना आया, 4.9 आया यहाँ पे, पहले क्या था 5.6 था, तो ये घट गया है। तो घटा किस किस में है, यहाँ पे नीचे देखिए, ये देखिए माइनिंग और क्यूरिंग सेक्टर में। क्यूरिंग क्या होता है, इस तरीके से आप लोग खदान वगैरह कह सकते हैं, इस तरीके से जो खोदा जाता है, कहीं पे पत्थर वत्थर हटाए जाते हैं, या फिर इस तरीके से जो भी होता है उसको क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों सेक्टर में अगर यहाँ पे आप लोग देख के चले इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे देख के चले, तो देखिए माइनिंग और क्यूरिंग ये दोनों कम हुए हैं। माइनिंग क्यों क्यों कम हुआ है, आप लोगों ने देखा कोयले पे, जो कोयले के घोटाले हुए थे उसकी वजह से बहुत सारी चीजें मतलब बंद कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया था, फिर से आवंटन हुआ है चीजों का, तो इसलिए नेगेटिव में पहुंचा है। देखिए बहुत सी चीजें आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पता होती है, पर लेकिन अगर डे बाय डे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, या आप एक न्यूज वगैरह सुन रहे हैं नॉर्मल वे में, आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज घटी होगी, कौन सी चीज बड़ी होगी। ये न्यूज में आ ही जाता था घूम फिर के, तो आप लोग देखते क्वेश्चन को पहचान जाओगे। अगर इसका जिक्र आ जाता है तो कि यार नेगेटिव तो इसी में होगा कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि कोल में देखिए एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बाद में फिर से उसका आवंटन हुआ, तो जब चीजें बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाती हैं, नेगेटिव में चली जाती हैं। और ये सारी चीजें जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कहीं ना कहीं कोल के ऊपर डिपेंड करता है, और ऊपर से और भी कई सारी चीजें होती है, टैक्सेस वगैरह जो है हमारे यहाँ पे इतना रिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो भी देखिए ये भी घटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर ये सारा जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये सारा एस्टिमेट जो आ रहा है ये लगभग आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बिफोर डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट तो भी ढंग से काउंट ही नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी ढंग से काउंट नहीं हुआ है, अगर ढंग से वो काउंट होता तो और भी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता। इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाटर सप्लाई, ये आप लोगों ने देखा होगा जब से ये बीजेपी वाली गवर्नमेंट आई है, तब से इन चीजों में काफी इंप्रूव हुआ है, मतलब चीजें इंप्रूवमेंट हुआ है चीजों में कई सारा। एक तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किस पे किया जाता है, सोलर पैनल पे फोकस किया जा रहा है, और गांव गांव में खंभे लगाए जा रहे हैं, बिजली पहुंचाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं बहुत सारे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आप लोग देख लीजिए, जब से रोड पहले कितनी बना करती थी, अब रोड भी बहुत तेज बनने लगी है, और ऊपर से और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं।
आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, या फिर मतलब रेलवे का ट्रैक का देख लीजिए, या फिर जो नई नई जो अभी फास्ट ट्रेन चलने की बात चल रही है, तो कहीं भी किसी भी एरिया में ले लीजिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को बढ़ोतरी मिलेगी। तो अब तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें, ये एक कॉमन सेंस की बात है। आप कॉमन सेंस के तहत भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो इन सब चीजों का आंसर दे सकते हैं। अब आ जाइए सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने। सर्विस सेक्टर को हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ ऑफ इंजन भी कहा जाता है। मतलब एक इंजन का ग्रोथ है ये। जिस तरीके से ट्रेन चलती है और ट्रेन को पूरा इंजन खींच के लेके चलता है, उसी तरीके से हमारा जो पूरी इकोनॉमी है उसका इंजन कहा जाता है सर्विस सेक्टर को। और सर्विस सेक्टर भी देखिए घटा है आज की डेट में आगे। ठीक है, सर्विस सेक्टर में सारी चीजें आ जाती हैं, इवन टीचिंग तक हो गया, बैंकिंग की फैसिलिटी हो गई, ये डिफेंस वगैरह हो गया, ये सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी सर्विसेज है जो भी आप लोगों को, ये सारी चीजें जो सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है किसी भी इस अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, प्रोफेशनल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब सर्विसेज में आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं घटा है पहले के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। अब ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आप लोगों को यहाँ पे एवरेज देखने को मिलेगा। सारी चीजें रटनी नहीं है यार, ये कहीं पे भी आप लोगों को रटनी नहीं है चीजें। आप लोगों को अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि कौन सी चीजें बढ़ सकती हैं और कौन सी चीजें घट सकती हैं। बस ये चीजें आप लोगों को माइंड में रख के चलनी है। ठीक है, तो ये सारा सर्विस सेक्टर हो गया जो डोमिनेट कंट्रीब्यूटर रहता है हमारे ग्रोथ में इकोनॉमी के। ठीक है, तो डिफरेंस ये हो गया, डिफेंस हो गया। और देखिए कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर बूस्ट भी होता है वो भी एक तरीके से डिपेंड किसके ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर पड़ता है आप सर्विस ज्यादा लेना चाहेंगे। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आज की डेट में साइकिल पर चलते हैं कहीं पे, ठीक है ना। अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा आ जाए तो साइकिल पे चलना थोड़ी ना पसंद करेंगे, या तो आप लोग खुद का स्कूटर ले लेंगे या फिर खुद की बाइक ले लेंगे कोई भी। तो क्या करेंगे, तो आपकी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया चीजों में, मतलब आप क्या करने लगे, आपकी इनकम आ गई है। तो जैसे जैसे सेवन पे कमीशन बढ़ता है ऐसे ऐसे इकोनॉमी भी अच्छी खासी बढ़ती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आता है, और लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड सप्लाई वाला फंडा हो जाता है, फिर तो चीजें चेंज होने लगती हैं उस तरीके से। अब थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए ये बोला है ग्रोथ इन द जीडीपी एंड जीवीए। जीडीपी मैंने आप लोगों को अभी बताया क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होती है एक कंट्री के अंदर, फिजिकल बाउंड्री काउंट करते हैं इसमें, फिजिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की। ठीक है ना, तो जैसे आप इंडिया की फिजिकल बाउंड्री ले लीजिए, तो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है एक साल के अंदर, तो वो होगा हमारा जीडीपी। और इसमें ये भी आएगा पूरा अपना, ठीक है, अंडमान और निकोबार भी, और ये वाला इधर भी, इसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो दोनों इसमें आ जाते हैं। ओके, तो पूरी फिजिकल बाउंड्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब जीडीपी आप लोगों की समझ में आ गया, फिर तो जीवीए तो बिल्कुल है ही नहीं। जीवीए तो बोलते हैं ना कि ये तो बस अब बाएं हाथ का खेल हो बाएं हाथ का खेल हो गया। जीवीए तो याद करना जब आप लोगों को जीडीपी याद होगी। तो अब देखिए जीवीए क्या होता है। देखो जीडीपी में से अगर टैक्सेस आप लोग घटा देते हैं, टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, जो उस पर टैक्स लगाए जाते हैं उसको आप घटा देते हैं और सब्सिडीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जीवीए निकल के आ जाता है। एक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। याद क्या रखना है, समझना है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। जैसे जीडीपी हो गया, तो जीडीपी क्या निकालता है, जीडीपी कुल निकालता है। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ अगर आप लोग देखें ना, ग्रोथ वैल्यू एडिड और ग्रोथ जीडीपी प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कुल, मतलब टोटल कितना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तो हम टोटल कंट्री का निकालते हैं, जैसे कंट्री हो गया या फिर स्टेट हो गया। ये क्या निकालते हैं, हम पर्टिकुलर सेक्टर का निकालते हैं, जैसे माइनिंग का निकाल लिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निकाल लिया, या फिर किसी और सेक्टर का निकाल लिया, इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर का निकाल लिया, वाटर वाले का निकाल लिया। मतलब ये पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक होता है। ये एक स्मॉल यूनिट होती है, ये एक लार्ज यूनिट होती है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इन दोनों को। तो दोनों में डिफरेंस यही है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और एक ये चीज याद रखनी है, जी के साथ में टैक्स घटा दे अगर इसमें से, तो क्या आ जाता है, वो जीवीए आ जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है ना। कांस्टेंट प्राइस की बात करिए इन्होंने। कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि इसमें से इन्फ्लेशन हटा दिया हम लोगों ने। इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि कोई नॉर्मल प्राइस है और आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ओनियन का ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अरे ओनियन क्या क्या लेना है, डिमोनेटाइजेशन वाले टाइम पे नमक ले लीजिए, सॉल्ट। आप लोगों ने देखा होगा 500 रुपए की थैली बिक रही थी तो वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, मार्केट में किसी चीज की कमी हो जाना और प्राइस बढ़ जाना। तो नॉर्मल कितना प्राइस होता है, 15 से 20 रुपए होता है यार एक किलो का, 25 लगा लो या 30 लगा लो। अब 500 रुपए ले रहे हो आप उसका, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है इन्फ्लेशन घटा दो उसमें, तो जो रियल प्राइस निकल के आता है उसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस कर रहे हैं इसी तरीके से। तो जीवीए क्या हो गया यहाँ पे, तो जीवीए जो हो गया, देखिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे जीडीपी ज्यादा है हमारा, ठीक है, और जीवीए कम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये यहाँ पे हम लोग 16 और 17 का काउंट कर रहे हैं। तो है कितना है नॉर्मल, लगभग 6 और 6.5 और 7 के बीच में है ये पूरा, अगर देखा जाए तो ढंग से। ठीक है,
तो आप लोगों को चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझ कर चलनी है। ओके, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट FI टू जीडीपी रेशो। जीडीपी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखिए एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ग्रोस माने टोटल, फिक्स्ड माने फिक्स होता है, कैपिटल माने होता है कोई भी ऐसा सामान, जैसे तरीके से आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग अगर लैंड खरीद लेते हैं, आप लोग कोई मशीन खरीद लेते हैं, जैसे मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, ये भी उसमें आएगा क्या? मतलब समझने वाली बात है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हेल्प से आप फर्दर कमाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन खरीद ली और आप लोगों ने कपड़ा सिलना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया कैपिटल फॉर्मेशन आपका। लैंड खरीदी, कोई लैंड पे एक बिल्डिंग बनाई, उसके बाद में क्या कर दिया, उसको किराए पे देना स्टार्ट कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, उससे कमाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उस तरीके को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। तो कैपिटल फॉर्मेशन टू द जीडीपी रेशो आज की डेट में कम हुआ है, 26.6% रह गया, पहले क्या था 29.3% था 2015-16 में, और अब क्या रह गया 26.5 रह गया 2016-17 में। तो क्या हुआ, ये कम हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये कम तो हो गया, पर लेकिन गवर्नमेंट ने बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें करी है। क्या करा है, नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ले लीजिए आप लोग, बहुत सारे टैक्स घटा दिए, और आज की डेट में तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको बोलते हैं हम जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी हेल्प से भी सारी चीजें प्रॉपर वे में अब निकल के आने वाली हैं। जीडीपी, यार जीडीपी गलत बोल दिया मैंने, जीएसटी, ठीक है ना, सॉरी यार, ये जीडीपी नहीं, जीएसटी, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, अब उसकी हेल्प से सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, मैक्सिमम एक ही टैक्स हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। अब कहीं कुछ वैल्यू थी किसी चीज की, कहीं कुछ थी, किसी स्टेट में कुछ था, अब जैसे यूपी में कुछ है तो हरियाणा में कुछ है, या फिर तमिलनाडु में कुछ है तो केरला में कुछ है, तो अब आपको एक टोटल मिल जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो एक ऑल इंडिया लेवल की नई मार्केट निकल के आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन्हीं में देख लीजिए जो ग्रोथ रेट है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट, तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन है, गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन देखिए ये भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, बढ़े हुए हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन मतलब एक तरीके से आप, गवर्नमेंट थोड़ी ना कंज्यूम करेगी यार, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। जैसे मान लीजिए एजुकेशन में लगा दिया या हेल्थ में लगा दिया, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट का अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे साइन है, ये देखिए डबल हो गया लगभग। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट मार्केट, जैसे गवर्नमेंट का कंजप्शन बढ़ गया तो हेल्थ की सर्विस बढ़ा दी, ठीक है ना, कोई भी एजुकेशन की सर्विस बढ़ा दी, या फिर इसके अलावा कोई भी इसी तरीके से जो सोशल सर्विस स्कीम होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये सब चीज हो गई, तो गवर्नमेंट का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सोसाइटी का एक लेवल बढ़ रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो डबल हो गया है लगभग, 16 दूनी 32 के लगभग पहुंच गया है। ठीक है, अब ये देखिए प्राइवेट जो कंजप्शन है वो घटा है। देखिए एक काम होता है, जैसे एक साइड में तो हो गया बैंक, और दूसरी साइड में हो गया लेने वाले एक साइड में तो गवर्नमेंट हो गया, और दूसरी साइड में प्राइवेट आदमी हो गया। तो जब गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पैसा जाएगा तो प्राइवेट वालों के पास में कम पैसा रहेगा, प्राइवेट वालों को कम पैसा दिया जाएगा बैंक के द्वारा। बैंक के पास में पैसा है, वो पैसा हम लोगों का रहता है, तो एक साइड में ही दे सकता है ना ज्यादा। अगर गवर्नमेंट के पास में ज्यादा चला गया तो प्राइवेट वालों के पास में कम पड़ जाएगा। और कुछ बहुत सारे टैक्सेस है, इस तरीके के रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिनको देख के भी अभी थोड़ी सी चीजें ली जा रही हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर वाले सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट वालों का घट गया है। अब नीचे क्या आ गया, ये अभी हम लोगों ने देखा है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये कितना हुआ, ये बढ़ा है 4.2%। दोनों में डिफरेंस करिएगा, कभी सोचने लगे अब घट रहा था बढ़ गया, यहाँ पे दोनों का रेशो था, वो रेशो अलग चीज होती है। तो रेशो दोनों का घटा है, जीडीपी के साथ में जब रेशो निकाल रहे हैं तो वो घटा है। वो कितना घटा है, यहाँ देखिए लगभग, ये यहाँ पे निकाला है जीएफसी से, यहाँ जीडीपी का जो परसेंटेज निकाला जा रहा है वो 2011 से और यहाँ तक लेके देखिए कितना घट चुका है वो। आज की डेट में 2017 था लगभग, और 27 से नीचे आ चुका है लगभग, 27 आप लगा लीजिए। ठीक है, तो लगभग 10% घट चुका है ये। ठीक है, तो पर लेकिन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है, ये याद रखिएगा। चेंज इन स्टॉक्स लगा लीजिए, ये भी घटा है। वैल्यूएबल चीजें लगा लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह जो हो गए, इनका भी कंजप्शन देख लीजिए माइनस में चल रहा है। माइनस में क्यों चल रहा है, माइनस में क्यों चल रहा है, पहले ये बताइए। माइनस में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स चली थी गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड बॉन्ड या काइंड ऑफ चीजें बहुत सारी चली थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे गोल्ड पे बैन लगा दिया था कि बाहर से खरीद ना सके। वैसे माइनस में चल रहा है, पर लेकिन यहाँ से देखा जाए तो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ये कम नंबर है इसके कंपेयर में। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। ऊपर से देखिए एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ा है, और इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विस कम हुई है। ये क्यों कम हो रहा है, इसका क्या रीजन है, आप लोग इसका क्या रीजन बताएंगे। देख लीजिए, जब से ऑयल का प्राइस जो कम चल रहा है इतने दिनों से, लगभग 2 साल हो गए, ऑयल का प्राइस क्या चल रहा था, और ऑयल हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये भी बराबर इंपैक्ट डालता है उसका, आप लोगों को आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। ओके, आइए अब आगे देखते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेवलपमेंट। अब ये फिस्कल वर्ड भी बहुत लोगों को परेशान करता है। ये लोग कहते हैं अरे फिस्कल होता क्या है। आइए आप लोगों का ये भी कंफ्यूजन आप दूर कर ही देते हैं भैया। ये देखिए दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, अगर आप लोग देख ही लीजिए। एक साइड में क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और दूसरी साइड में फिस्कल पॉलिसी होती है। तो जहां भी फिस्कल वर्ड आता है इसका मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात चल रही है, यहाँ पे बैंक की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी क्या है, फिस्क जो है इसका मतलब होता है ट्रेजरी। फ्रेंच वर्ड में इसको बोला जाता है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट का सीधे से मतलब वही गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो बैंक तो साइड में हो गया, गवर्नमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। और फिस्कल पॉलिसी होता है जितना भी रिवेन्यू है या फिर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का भी ले लीजिए, तो दोनों को जोड़ के जो ओवरऑल निकाला जाता है उसको फिस्कल बोलते हैं। ठीक है ना। फिस्कल आप लोग यहाँ पे अगर नॉर्मल भाषा में ले लीजिए, फिस्कल पॉलिसी जब भी निकालते हैं तो उनको अगर नॉर्मल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसको लगभग एक ईयर का निकाल लेते हैं हम। तो एक ईयर का कितना आ रहा है तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोल जाते हैं कि इतना हमारे पास रिवेन्यू है टैक्स के तहत या फिर और भी कहीं से हमने उधार लिया उसके तहत, और एक्सपेंडिचर जो होता है जितना हम लोगों ने खर्च किया है, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो हमारा फिस्कल पॉलिसी निकल के आती है। और फिस्कल पॉलिसी तो हमारा अगर ये सारी चीजें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, जॉन मेनियार्ड केनीज ने इनका नाम दिया था, मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके द्वारा फिस्कल पॉलिसी वर्ड। तो ये भी आप लोगों ने हमने पिछले लेक्चर में ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। तो अब आइए इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं हम, ज्यादा डिटेल देखिए समझाऊंगा चीजें सारी, पर फिर भी एक डायमेंशन रखनी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ये एक पूरी इकोनॉमी है यार, पूरी इकोनॉमी थोड़ी ना कवर कर पाएंगे एक लेक्चर में। तो फिस्कल डेफिसिट देखिए, फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। 2014-15 में क्या था, 4.1% था। 2015-16 में क्या हो गया, ये देखिए 3.9 हो गया। 2016-17 में कितना हो गया, 3.5 हो गया। अब जो टारगेट है 2018-19 तक टारगेट है 3% ले जाने का इसको। तो देखिए ये कितने फायदेमंद चीज हो रही है। ये इसको कम करने का लगातार टारगेट चल रहा है, और जितना कम हो जाएगा ये आप लोगों को टारगेट याद रखना है। 2018-19 तक कितनी है, जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन से पहले कितना होगा, 3% होगा। ओके, तो इस लोगों इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए अच्छे से। अब कुछ हमारी कंट्री में बहुत ही एक लार्ज स्केल के आप डेवलपमेंट कह सकते हैं उनको कौन सा हो गया, समझ गए होंगे। लार्ज स्केल का डेवलपमेंट कौन सा होता है, ग्रोस टैक्स रिवेन्यू ज्यादा हो गया भाई साहब। मतलब ग्रोस मतलब टोटल टैक्स रिवेन्यू ज्यादा हो गया। ये कैसे हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारी कंट्री में। समझ में आ रहा है कैसे हो गया, सोचो सोचो। हाँ सही जा रहे हो एकदम, डीमोनेटाइजेशन भैया, डीमोनेटाइजेशन हुआ कब था, ये देखो 8 नवंबर की रात से हम लोगों ने क्या कर दिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच आई थी, और 9 नवंबर की सुबह से आपके पास में जो 500 और 1000 के नोट थे वो एक कागज का टुकड़ा बन चुके थे। या तो उनको बैंक में लेके जाओ, नहीं तो फिर उन पे बैठ के हाथ तापो। पर गर्मी थी, हाथ भी नहीं ताप सकते थे आप लोग, तो वो भी एक चीज गलत हो गई। चलिए इंजॉय करो फिर। तो ये क्या हो गया, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इतना बड़ा है लगभग, ठीक है ना, नवंबर के मंथ में। और दूसरी बात क्या हो गई, रिकमेंडेशन 7th पे कमीशन की भी आई है। तो डिक्लाइन किसमें हुआ है, सब्सिडीज में डिक्लाइन हुआ है। तो दो पॉजिटिव चीजें निकल के आई है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडीज में डिक्लाइन होने का मतलब पॉजिटिव चीज रहती है, क्योंकि किसी को डिपेंडेंट नहीं होनी पड़ रही है डेवलप उसके गवर्नमेंट के ऊपर, तो खुद से अपना खर्चा चला रहे हैं अपनी घर गृहस्थी का। तो ये चीजें देखने वाली होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गई। ये तो देखिए वही है, ग्रोथ इन द टैक्सेस। टैक्सेस देखिए कितना ग्रोथ आ रहा है, ये सारे टैक्सेस का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो किस किस की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये ज्यादा याद रखने वाली चीज है नहीं वैसे, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ा है ओवरऑल। ठीक है, इतनी चीजें रटने वाली नहीं होती है। ये ग्रोस टैक्स हो गया, टैक्स रिवेन्यू, ये कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, पर्सनल टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो ये टोटल ओवरव्यू आप लोगों को ये देखना है कि बड़ा है, बस थोड़ा सा वो माइंड में रखना है, और कुछ नहीं है। रटोगे चीजों तो रट रहोगे, अगर इस तरीके से रटने बैठोगे तो बस फिर तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लेक्चर देखते देखते। बस इंजॉय करो, शांत दिमाग रखो और चीजों को सुनते रहो, सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी वन बाय वन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट और देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज परसेंट ऑफ द जीडीपी। अब जिन भाइयों ने और बहनों ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी देखी होगी तो उनको लायबिलिटीज और एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में ही मूवी में बताया जाता है कि लड़की जो है वो लायबिलिटीज है, जो बॉयज हैं वो एसेट्स हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं दोनों को एसेट मानता हूँ। मैं लेकिन आप लोगों को समझाने के हिसाब से, जैसे मूवी में बोला गया लड़की जो होती है वो लाइबिलिटीज होती है। मतलब लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, अगर लड़की के हिसाब से आप लोग देखें, हमारे यहाँ पे जो चला हुआ आ रहा है एक ट्रेंड आप लोग कह सकते हैं, या फिर पुराने आप रूढ़ीवादी जो चीजें चली आ रही है, लड़की क्या होती है उसको पराया धन बोला जाता है। तो इसका मतलब लड़की को एक दिन शादी करके दूसरे के घर जाना होता है। इसी तरीके से बैंक के पास में, अगर सरकार के पास में जो लाइबिलिटीज होती है, मतलब उसके पास में है तो पैसा, पर लेकिन टाइम के बाद में उसको किसी और को देना पड़ेगा वो।
ठीक है, उसको यूज तो कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसको मतलब उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, कहीं खेती में लगा दिया या फिर कुछ मशीन खरीद ली, पर लेकिन जब टाइम आएगा तो उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जितना उसने ले रखा है, तो वो लाइबिलिटीज हो गई। तो लड़की को लाइबिलिटीज बोला गया उसमें, जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी में है, और बॉयज को एसेट्स बोला गया है। एसेट्स का मतलब क्या है, वो किसी को आपको देनी नहीं है, वो आपके पास ही रहेगा लड़का, जबकि आजकल उल्टा हो गया है, लड़की माँ बाप का ज्यादा ध्यान रखती है, लड़का क्या करता है, वृद्ध आश्रम में छोड़ाता है माँ बाप को। तो देखो कैसा वो आ गया, उल्टा हो जाना चाहिए अब तो कॉन्सेप्ट, लड़की को एसेट्स बोलो और लड़के को लाइबिलिटीज बोलो, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आज की डेट में, जिस तरीके की सिचुएशन निकल के आ रही है। तो अब देखिए, इंटरनल डेप्ट मतलब इंटरनल मार्केट से कितना उधार ले रखा है सॉरी, आउटसाइड से एक्सटर्नल मतलब देखिए अदर इंटरनल लाइबिलिटीज, एक तो होता है डेप्ट, डेप्ट मतलब उधार ले रखा है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज देखिए उधार नहीं होती है, डेप्ट क्या होता है, अब दोनों में डिफरेंस समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है वो ओनली। डेप्ट होता है आप लोगों ने उधार ले ली कहीं से मनी, ठीक है ना, उधार ले लिया, आपको रिटर्न करनी है। लाइबिलिटीज होती है, आप लोग समझिए जैसे कि बैंक है, बैंक के पास में आप लोगों ने पैसा जाके रखा है, बैंक ने आपसे उधार नहीं मांगा है, तो वो बैंक की लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। अगर आपसे उधार लेता है ये बैंक, तो तब वो उधार होता है, तो वो उधार नहीं लिया है बैंक ने, डेप्ट नहीं है वो बैंक के ऊपर आपका, वो लाइबिलिटीज है, बैंक उसको यूज कर रहा है, ठीक है ना। और जब आप मांगने जाएंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से रखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। और जो डेप्ट हो गया वो आपसे मांगता है अगर कोई, तो उसको डेप्ट बोलते हैं। और एक्सटर्नल डेप्ट हो गया, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलते हैं, मेट्रो में लगा लीजिए, जापान की हेल्प से हमारे यहाँ पे मेट्रो चल रही है, और भी कई कंट्री के हिसाब से यहाँ पे चल रही है। अब कई सारे हम प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं, डायमंड कोऑर्डिनेटर और कई सारे और भी हम पोर्ट डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, तो उनमें जो हमारे यहाँ पे वो डेप्ट रहता है, एक्सटर्नल डेप्ट रहता है, ठीक है, तो उसको डेप्ट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे यहाँ पे, इंटरनल डेप्ट है, ये देखिए। उसके बाद में क्या है, ये है अदर इंटरनल लायबिलिटीज, ये इतना हो गया, और एक्सटर्नल तो थोड़ा थोड़ा रहता है, एक्सटर्नल ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो सब में देख लीजिए, सब में ये है। तो ये ट्रेंड आपको कैसा देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड आप लोगों को क्या देखने का मिलेगा, यहाँ से तो बढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से घटा है, ठीक है, यहाँ पे घटा है और यहाँ पे बढ़ा था इस वाले एरिया में। अगर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इंटरनल लाइबिलिटीज को देखें, लाइबिलिटीज भी घटी है, ठीक है, पर लेकिन अगर जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो इतना का इतना ही रहा है। तो ये देखिए, कॉन्सेप्ट समझाने की है, याद नहीं रखना है, ठीक है, याद कुछ भी नहीं रखना है, बस यहाँ से आप लोगों को समझ लेके जानी है, चीजें समझ नहीं है, चीजें समझनी है आपको, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब नंबर थर्ड पॉइंट आ गया, प्राइजेस। तो जब प्राइस की बात आ जाती है तो नॉर्मल सी बात है यार, इन्फ्लेशन की बात आएगी, इन्फ्लेशन के बगैर तो काम चलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आप लोगों को अगली वाली स्लाइड में समझ में आएगा। पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखिए ये दोनों इंडिकेटर हैं कहीं के, इन्फ्लेशन को नापने के, कि इन्फ्लेशन कितना है, तो इन दोनों के द्वारा नापा जाता है। अब समझ में आ रहा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो एक कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के बेस पे जो एक एंड पॉइंट पे इसको नापा जाता है, जहां पे उसको कंज्यूम कर रहा है आदमी, तो वहां पे कितना इन्फ्लेशन है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और जो डब्ल्यूपीआई होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब उन्हें कहते हैं थोक में जो खरीद के ला रहे हैं आप चीजें, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों क्या है, देखिए ये क्या होता है यहाँ पे, तो ये डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग देख सके, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यूपीआई बोला है, फिर सीपीआई बोला है, सीपीआई फूड बोला है, और सीपीआई फिर अलग ये चीजें बोली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सारों का मिला के अगर देखा जाए तो सारी चीजों का इन्फ्लेशन घटा है, ओवरऑल देखना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि पूरा इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है, ओके। और आप लोगों को टारगेट का भी पता होगा, हमारे यहाँ पे टारगेट कितना रखा गया है, टारगेट रखा गया है, जो टारगेट यहाँ पे रखा गया 6 और 2 के बीच में है, मतलब 4 प्लस माइनस 2, ये याद रखिएगा आप लोग, इन्फ्लेशन इसके बीच में सेट करना है, और इन्फ्लेशन इसके बीच में ही लगभग सेट हो रखा है, आप लोग अगर देखें तो 2 के और 4 के इसके बीच में ही है सारा इन्फ्लेशन, ठीक है। ये देखिए 6, सारा इन्फ्लेशन इसी के बीच में घूम रहा है। तो ये टारगेट भी दिया गया आरबीआई को, आपको इन्फ्लेशन जो है इसके अंडर में ही सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए मंथली चेंज इन द इन्फ्लेशन, ये भी नीचे ही पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये भी देखिए, ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक मोटा मोटा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत ही अच्छा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है टोटल इन्फ्लेशन, ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी। तो हेडलाइन टोटल हेडलाइन होता है, ठीक है ना। और कोर की क्या बात होगी, कोर हो गया इंटरनल, इंटरनल मतलब एक ऐसा चीज जहां पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। कोर का कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ देखिए एक बार, अर्थ होती है हमारी, तो अर्थ के अंदर कोर होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप कील वगैरह ठोकने लगे
वैसे ही मजाक में बोल रहा हूँ कितनी कील ठोकोगे वहां तक पहुंचेगी। आप इसको एक बॉल मान लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से ऊपर से कील ठोक रहे हैं, मान लीजिए कील इन्फ्लेशन है, तो अंदर तक नहीं जा पाएगा वो, ठीक है ना। तो कोर इन्फ्लेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो, मतलब कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा ये इन्फ्लेशन। तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन आप लोग ज्यादा याद रखें, वो फिक्स रहता है मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट है बताने के लिए, वैसे कोई कोरिलेशन नहीं है इनका, बस आप लोगों का कोरिलेशन रहे कि आप लोग याद रख सकें, ठीक है। हमारी मेमोरी में देखिए स्लैब्स होती हैं, तो स्लैब्स भरनी होती है, तो एक कोर अगर किसी के साथ में आप कनेक्ट करके चल देते हैं चीजों को, तो ज्यादा चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे सेट हो गया है कोर के अंदर जाके, तो मतलब कोर तक इन्फ्लेशन नहीं पहुंच रहा है, तो इसके साथ में आप इसको याद रख सकते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें नॉन फूड आइटम्स आते हैं, जिस तरीके से जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इंक्लूडिंग कमोडिटी सच एज फूड एंड एनर्जी। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसमें होता है, कभी तेल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, कभी गैस का प्राइस बढ़ रहा है, कभी आप लोगों ने देखा ओनियन का बढ़ रहा है, कभी नमक का बढ़ रहा है। तो ये प्राइस जो होता है बहुत ही ज्यादा घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। पर कोर में क्या होता है, इन सब चीजों को हम साइड में रख देते हैं, इन सब चीज की हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो ये बंच है ये वाला, तो ये वाला बंच अगर हम साइड में लग देते हैं तो क्या होगा फिर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फूड और एनर्जी वाले कंपोनेंट हमने साइड रख दिए निकाल के। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को अगर आप लोग अब देखेंगे, अगर आप लोगों को ये दोनों हेडलिंग जैसे मैंने बताया इनके बेस पर अगर देखा जाए, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गया, मे नॉट प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर। क्यों एक्यूरेट पिक्चर नहीं प्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। मान लीजिए अब प्याज की बात ले रहे थे हम, प्याज जो होती है वो 15-20 रुपए किलो आती है, और यहाँ पे प्याज बोल रहे हैं यार आप 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तो किस तरीके से आप असली चीजों का प्राइस निकाल पाएंगे, एक्यूरेट प्रेजेंट थोड़ी ना पड़ेगी यहाँ पे। एक्यूरेट तो तब पता चलेगा ना जब प्राइस 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो प्याज का। तो दोनों में एक्यूरेसी तभी काउंट चलती है, तभी पता चलता है। तो इकोनॉमी जो इन्फ्लेटरी होती है, तो हम हमेशा अगर कोई ढंग की चीज निकालनी है, एक फिक्स पता चलना है इकोनॉमी का, एक्यूरेसी निकालनी है इकोनॉमी में कितनी है, तो हमेशा कोर इन्फ्लेशन ठीक है, कोर इन्फ्लेशन काउंट करेंगे। बोलते बोलते कई बार तो ना जीभ स्लिप होने लगती है, टंग स्लिप होने लगती है। ओके, कोई नहीं, एंजॉय करो, चीजें समझ में आनी चाहिए, और तो सब स्लिप होता रहता है, वो सब जुड़ता रहेगा। आइए, समझ में आ गया होगा हेड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं अब ये आगे आ गया नंबर 4 पे पहुंच गए हम। यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो देखिए मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात आती है, मॉनेटरी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडल करता है, याद आ रहा है कुछ अभी, ये देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसी हैंडल करेगा। तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे नाम आ जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि आरबीआई का चक्कर आ गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा हैंडल की जाती है, तो उसको किस तरीके से इन्होंने चेंज किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है 1934, इस एक्ट के तहत क्या किया है, इसमें चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। तो अब इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। वो टारगेट क्या है, वो टारगेट ये था कि क्या था टारगेट, 4 ± 2, ठीक है। तो क्या हो गया, तो या तो आप लोग जा सकते हैं 2 तक, इधर जा सकते हैं, कितने तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं, और मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। तो 4 बीच में रहना है, तो इसके इर्द गिर्द इन्फ्लेशन होना है, तो ये टारगेट दिया गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी सेट की गई है। इससे पहले क्या होता था, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी आती थी कि रेपो रेट क्या हो गया, ये सारी चीजें कौन सी क्या क्या रहेंगी, जितने भी रेट्स होते हैं ये चेंज किए जाते हैं। तो वो एक आरबीआई के गवर्नर थे, वो उनको चेंज कर देते थे मिलके अकेले। पर लेकिन अब एक कमेटी उसको डिसाइड करती है, पूरी कमेटी में लगभग 6 मेंबर रहते हैं, 3 गवर्नमेंट के रहते हैं, 3 आरबीआई के रहते हैं। तो सारे मिलके मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, इन्होंने ये टारगेट जो दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ से 2016 से 21 तक, 2021 तक ये चीजें यहाँ तक फिक्स करके रखना है इसके बीच में, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, वो 2016 में वो की गई थी, ठीक है। तो अब ये देखिए ये इतने अमेंडमेंट इसमें किए गए थे, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा चीजों को समझने में, और सहूलियत रहेगी चीजों को याद रखने में। अब देखिए ये थोड़े टूल हैं जिसके तहत ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विड मतलब पानी, पानी मतलब मार्केट में कितना पैसा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो उसको ऐसे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आरबीआई है, ये लिक्विडिटी को हैंडल करता है, किसके तहत करता है, ओएमओ, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको याद रखना है, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, बैंकिंग में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखना है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है। सिक्योरिटीज क्या रहती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती है, आप कागज का टुकड़ा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज होती है। तो ये क्या होती है, मान लीजिए बैंक के पास में रखी हुई है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, इन सिक्योरिटीज को अगर मार्केट में बेच रहा है, तो क्या होगा, तो मार्केट से पैसा कहाँ आएगा, आरबीआई के पास में आएगा। तो क्या होगा, मार्केट में से लिक्विडिटी कम होगी। पर लेकिन अगर आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई मार्केट में देखिए यहाँ पे क्या किया इसने,
क्या किया इसने, सिक्योरिटी को बेचा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट में गई तो पैसा आरबीआई के पास आया, तो लिक्विडिटी कम हो गई। अगर इसका उल्टा हो, उल्टा क्या हो, उल्टा सोचो अब क्या होगा। अगर सिक्योरिटीज खरीदे, अगर ये सिक्योरिटीज जो रहती है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहती हैं, अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदे तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में आएगी, तो आरबीआई पैसा इनको देगा, मार्केट वालों को। तो इस तरीके से मार्केट में जो पैसा आता जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के द्वारा, सिक्योरिटीज आप एक कागज का पर्चा बोल सकते हैं, जिससे के तहत क्या करते हैं, मतलब ये रहता है कि इतना पैसा देंगे, मतलब एक डिफाइंड रहता है, वही नहीं होता जिस तरीके से आप टोकन बोल सकते हैं। आप दुकान पे नहीं जाते, एक टोकन दे दे भैया चाय लेके आनी है, टोकन दे दे भैया समोसा लेना है, टोकन मिलता है दुकानों में बहुत सी, तो टोकन बोल सकते हैं इस तरीके को आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन मिलते हैं, जो इसका हैंडल किया जाता है आरबीआई के द्वारा हैंडल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पे। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे याइल्ड ऑन गवर्नमेंट बिल्स एंड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पहले पॉइंट में बोल रहे हैं कि टी बिल रेट। तो जो टी बिल होता है इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके तहत ये शॉर्ट टर्म मैप टू द मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर इसकी वो पीरियड रहता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो 1 ईयर और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग कह सकते हैं बोरोइंग टूल यूज किया जाता है। तो इसमें भी फॉल हुआ है बहुत ज्यादा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, उसमें भी एक आप लोग वो क्या कह सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेस पे उसमें इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू टी बिल में, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इसमें इंक्रीज हुआ है और उसमें फॉल हुआ है, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर का देख लीजिए यहाँ पे। अब आगे बैंकिंग सेक्टर की बात करिए। बैंकिंग सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर के में काम करते हैं, उनमें क्या हुआ है, देखिए एसिड्स क्वालिटी है। एसिड्स आप लोगों ने अभी देखा था क्या था, जो एसिड्स और लाइबिलिटीज होती है, तो एसिड्स जो होता है वो उनकी खुद के पैसे होते हैं, और जो लाइबिलिटीज होती है वो देने होते हैं वापसी। तो जो एसिड्स की क्वालिटी है वो डिटोरेटेड हुई है, मतलब गंदी हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसिड, तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स की वजह से ये चीजें हुई हैं सारी। ग्रोस कुल नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये देखिए 9.1 बढ़ गया है, ठीक है ना, फ्रॉम 7.8 से। मार्च और सितंबर के बीच में इतना ज्यादा काम हो गया है। और फिर क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट क्या है, नॉन फूड क्रेडिट। देखिए नॉन फूड में अगर बात की जाए, जैसे कि नॉन फूड की बात आ जाती है तो वहां पे फूड आइटम साइड में कर देते हैं, तो इसीलिए इस तरीके का क्रेडिट की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हो गई। इसको कैसे समझो, सबसे अच्छे से समझने के लिए ये बात हो सकती है, जैसे कि एफसीआई का ले लीजिए आप एग्जांपल। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जितना क्रेडिट दिया जाता है वो फूड क्रेडिट आप लोग कह सकते हैं उसको, जितना उसको क्रेडिट दिया जाता है नेशनलाइज बैंक के द्वारा। तो उसके अलावा अगर कोई क्रेडिट दिया जाता है जो कि फूड से रिलेटेड नहीं है, उसको नॉन फूड बोलेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये देखिए कितना हुआ है, वो 10% बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, मेजर्स टू स्ट्रेंथ द कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात आते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से बॉन्ड क्या होते हैं पहले ही समझ लिया। बॉन्ड कोई भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसके तहत कोई भी कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, ठीक है ना। तो उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे क्या करते हैं, वो बॉन्ड अपने बेचती है मार्केट में, तो आदमी उसको खरीदते हैं, अपने शेयर खरीदते हैं कंपनी में। तो शेयर के तहत उनको क्या मिलता है, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी मार्केट में से पैसा उठाती है। उसके बाद में क्या करती है, अपना खुद का जो मार्केट है उसको बढ़ाती है, अपना नए ऑफिस खोलेंगे, अपना और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, और ज्यादा अपने और मार्केट में ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो इस तरीके से बॉन्ड जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कभी भी कोई बात आ रही है तो आपको खान कमेटी का नाम याद रखना है। खान कमेटी बूस्ट द इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, ठीक है। पार्टिसिपेशन एंड द मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट में पार्टिसिपेशन और मार्केट में लिक्विडिटी। तो इसके लिए खान कमेटी सबमिट हो गई थी, कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड है। इसको याद रखना है, खान कमेटी कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है, न्यू मेजर्स अनाउंस बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा क्या मेजर्स अनाउंस किए गए हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर वे में कॉर्पोरेट मार्केट अच्छे से चलती रहे। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ही नहीं, बस थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या बोला है इसमें। देखिए इसमें बोला है कि जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने परमिट कर दिया है इशू रूपी डिनोमिनेटेड नोट, मतलब रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि डॉलर के बॉन्ड होते हैं, एक तो वो होता है। अब रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब क्या है कि रूपी में ही इसकी वैल्यू होगी। इनको मसाला बॉन्ड भी बोलते हैं। जब मसाला डोन बॉन्ड की बात आ जाए तो उसको मानना कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो गए वो। तो ये होता क्या है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट से कैपिटल फाइनेंस करनी है। अगर कहीं और पे मान लीजिए आउटसाइड कंट्री, अगर कहीं पे भी हमारी इंडियन कंपनी कोई वर्क कर रही है और भी कोई कंपनी, तो अगर उसको वर्क करना है इंडियन नोट्स में, तो वो इंडियन बॉन्ड खरीद सकती है। तो जो होगा मसाला बॉन्ड इसको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडियन डिनोमिनेटेड नोट है ये जो मसाला बॉन्ड है। तो रुपी डिनोमिनेटेड मतलब इंडियन रुपीज की वैल्यू है यहाँ पे।
तो ये इसी तरीके के कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आगे देखिए हो क्या रहा है, ये बोला है अनाउंस बाय द आरबीआई, क्या अनाउंस किया गया है, कॉर्पोरेट को कैसे स्ट्रेंथ करना है। तो ब्रोकर जो होते हैं मार्केट में, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसने ऑथोराइज कर दिया है किसको, चीजों को, कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी कॉर्पोरेट मार्केट में अपना उसको परमिट कर दिया गया है कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे आगे क्या कर दिया गया, आगे बोला है कि बैंक आर अलाउड टू इंक्रीज पार्शियल क्रेडिट इनहेंस द कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो देखिए ये भी अपना बैंक भी अलाउ कर दिए गए हैं, पहले ये चीजें अलाउड नहीं थी, अब ये चीजें अलाउड कर दी गई हैं, पहले इन चीजों पे बैन लगे हुए थे। और डीलर को भी मार्केट मेकर की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब डीलर को भी सारी प्रोवाइड करा दिए। इससे क्या होगा, देखिए मार्केट में एक अच्छे लेवल का, वो नहीं कहते हैं मार्केट में, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो जाती है, तो और अच्छे लेवल पे आप लोग कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ेगी यहाँ पे। और फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत सारे, मतलब जो एक्सचेंज होता है आराम से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी एक अच्छे लेवल पे चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, मतलब ये भी चीजें जो एक्सचेंज से जो चीजें होती हैं उसमें आसानी रहेगी। जिसे बोला है ईज एसिस, मतलब आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं चीजों को। देखिए कैपिटल यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे जैसे एक्सचेंज करने की बात होती है तो करंट रेट पे करते हैं, कैपिटल पे करते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं, तो उसमें डिफरेंस थोड़ा देखा गया है यहाँ पे। तो उसमें भी थोड़ी आसानी होगी, ज्यादा ज्यादा नहीं है वैसे, अपना ज्यादा याद रखने वाली चीज नहीं है। तो ये वाली चीज याद रखिएगा, रूपी डिनोमिनेटेड, ये वाली चीज याद रखेगा, और तो बाकी की वैसे ही कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इंडियन मार्केट के ऊपर बात कर रही है। जो इंडियन मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस देखिए कई सारी चीजों से उस पर डिपेंड करती है, ग्लोबल पे भी और डोमेस्टिक के बेस पे भी साइजेबल इंपैक्ट पड़ता है दोनों की परफॉर्मेंस से। जैसे ब्रेक्सिट हुआ है, अभी क्या हुआ है, ब्रिटेन जो हुआ है एग्जिट हुआ है कहां से, यूरोपियन यूनियन से। यहाँ पे देखिए कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग, ये हो गया यहाँ पे यूके, और ये हो गया यूरोपियन यूनियन पूरी, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हुआ है, ये ब्रिटेन एग्जिट हुआ है, तो उसका इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि इनके साथ में अलग से ट्रेड करना पड़ता था, इनके साथ में अलग से ट्रेड, मतलब सबके साथ में एक साथ ट्रेड करना पड़ता है, इनके साथ में अलग से ट्रेड कर सकता है, तो इस तरीके से फायदे हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ है, देखिए यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन होने से यूएस के जो फेडरल रिजर्व बैंक है, मतलब जो वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक, उसका फेडरल रिजर्व है इस तरीके से है, जिससे हमारा आरबीआई है, तो वहां पे भी वो अपने रेट चेंज करेंगे। तो अगर वो वहां पे रेट चेंज करते हैं, तो जो इंडिया में देखिए दो चीजें होती हैं, अगर फेडरल रिजर्व अपने रेट चेंज करता है, एक हो गया इंडियन मार्केट, तो जहां पे ये अपने रेट अगर बढ़ाते हैं, तो जो आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लीजिए उसको 5 रुपए पर 100 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर वो जा रहा है, यहाँ पे इसको मिल रहा है 20 रुपए पर 100 रुपए, तो यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो इंडिया में क्यों करेगा। तो इसलिए इंडिया से और दूसरी कंट्रियों से पैसा इधर को खींचना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी ओपीसी मार्केट है, जो थी ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट है, उन्होंने भी नई नई चीजें हो रही हैं, उनपे भी क्या हो रहा है, उनके भी डिसीजन चेंज हो रहे हैं ऑयल के मार्केट के प्राइस को लेके। और आगे से क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर भी हुआ है। अभी जो न्यू गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल जी हैं, पहले कौन थे, याद आ रहा है कुछ। चलिए इनका तो नाम कम से कम महान आदमी थे, कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो, इसको एफपीआई भी बोलते हैं, और एक होता है एफडीआई, ठीक है ना। तो जो एफपीआई होता है, ये इंडिविजुअल बेस होता है। अगर कोई बाहर का आदमी हमारी कंट्री में आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे आके यहाँ पे हमारी मार्केट में बॉन्ड खरीद रहा है, और यहीं पे हमारे खुद की बैंक में यहाँ पे आके, हमारे सेंट्रल बैंक में, मतलब हमारे जो यहाँ के बैंक है उन्हें पैसे जमा कर रहा है, तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। तो वो भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे। देखिए ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, तो ऐसा करते हैं इस लेक्चर को अब यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ है, अभी काफी चैप्टर बचा हुआ है, उसको आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। बहुत ही सारी चीजें उसमें बची हुई हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी उसमें, नई नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें हैं कई सारी, और वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है सारा मैक्सिमम। ये वाला तो अब तक पास्ट की बात चल रही थी, कब तक क्या हुआ है, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी फ्यूचर की बात होगी कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अब तक हो चुका है, ठीक है। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए। और देखिए जितना आप लोग पढ़ते हैं यार, दूसरों को पढ़ाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप लोग दूसरों को पढ़ाएंगे, वो एक तरीके से, मैं चाहता ही यही हूँ कि यार देखिए आप लोग दूसरों को पढ़ाएं, उससे आप लोगों का भी चीज़ें याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऊपर से लोगों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो कभी भी लर्निंग इज प्राइसलेस, कभी भी किसी को पढ़ाने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, घटती नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए वीडियो को और पीडीएफ भी इसके बाद में जब दोनों लेक्चर हो जाएंगे पोस्ट कर दूंगा, दोनों का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, फेसबुक का भी और टेलीग्राम का भी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्ट, और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, वीडियो को भी और पीडीएफ को भी। और देखिए हेल्प कीजिए और खुश रहिए, पानी सेव कीजिए और इंजॉय कीजिए लाइफ, छोटी सी लाइफ है, खुश रहिए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।